नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हीट ट्रांसफर के तरीकों को हम देख रहे थे और उसमें हम देखेंगे कंडक्शन को। हमने ये देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस जब भी बना रहेगा, जब तक बना रहेगा तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर इक्वल हो जाता है दो अलग अलग मीडियम में, वहाँ पर उनके बीच में हीट का लेन देन जो है, ट्रांसफर जो है वो रुक जाता है। तो अगर हीट ट्रांसफ़र सॉलिड में हो रहा है या सॉलिड मीडियम जो है उनके अंदर हो रहा है तो उसमें कंडक्शन काम करता है। कंडक्शन का आप बढ़िया एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो हर जगह होता है, तभी हीट ट्रांसफर होती है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है। वन एंड ऑफ अ मेटालिक रॉड इज पुट इन अ फ्लेम। आपने क्या किया, एक रॉड ली, लोहे की या कोई भी मेटल है, और उसका जो एक छोर है उसको आग में रख दिया, फ्लेम में पुट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपने मुट्ठी में उसको पकड़ा हुआ है दूसरे सिरे से, तो दूसरा जो एंड है वो भी धीरे धीरे करके उतना ही हॉट हो जाएगा, उसे पकड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर कंडक्शन मेथड जो है वो हीट ट्रांसफर का काम कर रहा था, तो बेयर हैंड से आप उसे पकड़े नहीं रह पाएंगे कुछ समय के पश्चात। यहाँ ये बताया गया कि हियर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई कंडक्शन फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द रॉड थ्रू इट्स डिफरेंट पार्ट्स टू द अदर एंड। डिफरेंट पार्ट से होते हुए वो जो अदर एंड है वहाँ तक हीट पहुँच जाएगी। अब गैसेस और पुअर थर्मल कंडक्टर, यहाँ कुछ फुटकर बातें कही गई हैं। तो गैसेस जो है वो क्या होती हैं, ये पुअर थर्मल कंडक्टर होती है। थर्मल कंडक्टर के मामले में ये निहायत ही बेकार होती है। और लिक्विड जो है वो बीच की कंडीशन में होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं। सॉलिड और लिक्विड के, माफ कीजिएगा, सॉलिड और गैसेस के बीच में इनकी कंडक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। सबसे अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसीलिए सॉलिड का यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया। तो अगला जो हीट ट्रांसफ़र का तरीका है वो है हमारा रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन से पहले हमको देखना चाहिए कन्वेक्शन को। कंडक्शन के बाद हमें कन्वेक्शन को देखना चाहिए, तब आना चाहिए रेडिएशन की ओर। तो कन्वेक्शन में क्या कहा गया? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, उनके अंदर मोशन होती है और उससे जो है हीट ट्रांसफ़र होता जाता है। तो ऐसा जो पार्टिकल का मोशन है, लेयर जो है वो ऊपर नीचे होने लगती है हीट देने पर, ये कहाँ पर होता है? ये फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड के अंदर होता है। और ये दोनों तरीके का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। आप इसे बलपूर्वक भी करवा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अगर ये नेचुरल हो रहा है, मतलब नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना हो रहा है कहीं पर, तो उसके पीछे ग्रेविटी जिम्मेदार होती है। ग्रेविटी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये एक बात है। अब आप देखें कि कोई फ्लूइड है, उसे आप गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कैसे करेंगे? ऊपर से तो करते नहीं है, नीचे से करते हैं। किसी बर्तन में आपने भर दिया पानी या कोई भी लिक्विड, और उसे आपने चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो जो फ्लेम है आपने ऑन की है और वो स्टोव पर चढ़ा हुआ है और धीरे धीरे करके नीचे से गर्म हो रहा है। तो होता यह है कि जो हॉट पार्ट है इसका, मतलब गर्म हिस्सा है, वो एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, सीधी बात है। तो धीरे धीरे करके वो लेस डेंस होता जाता है। बिकॉज ऑफ बुयांसी इट राइजेज एंड अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेस्ड इट। यही चलता रहता है, वो ऊपर उठता रहता है, फिर जो ऊपर का ठंडा हिस्सा है वो वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर उसकी जगह गर्म हिस्सा ले लेता है, फिर ऊपर से ठंडी लेयर को हटा के वहाँ पे गर्म लेयर जो है वो अपना स्थान ले लेती है। और ऐसे करते करते पूरे पॉट में रखा हुआ जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। और जब सब पूरा हिस्सा जो है वो एक समान रूप से गर्म हो जाता है तो वहीं पर जो हीट का ट्रांसफ़र है वो रुक जाता है। तो ये सब आपने देखा। ये जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इसको अगर देखा जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इज़ इविडेंटली डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन। ये कंडक्शन से अलग है। कंडक्शन में हमने देखा कि एक आपने एंड जो रॉड का था उसको फ्लेम में पुट कर दिया और धीरे धीरे करके जिस हिस्से को आपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था वो भी गर्म हो गया, और इतना गर्म हो गया कि उसे बेयर हैंड से पकड़े रह पाना मुश्किल था, असंभव था। लेकिन यहाँ पर दूसरे ढंग से जो हीट का ट्रांसफ़र है वो चल रहा है। पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं और अपने साथ हीट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। कन्वेक्शन इन्वॉल्व बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड है उसके अलग अलग पार्ट का बल्क ट्रांसफ़र इसमें होता है। बड़ी भारी मात्रा में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, थोड़ा बहुत नहीं। एक जो लार्ज अमाउंट है उसको लेकर उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे जगह से जो गर्म पार्ट है, अब आपने देखा था ना कि नीचे से आपने, जैसे मान लीजिए ये बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है, तो नीचे वाले हिस्से को आप गर्म कर रहे थे, तो नीचे वाला जो पार्ट है पानी का, मतलब लेयर है नीचे वाली, वो गर्म हुई,
और एक्सपेंड की, उनकी डेंसिटी डिक्रीज हुई, फिर वो ऊपर की ओर उठी और जहाँ पे ठंडा जगह थी, ठंडी लेयर थी, उसका स्थान ले ली, ठंडा वाला जो पानी का पार्ट था वो ऊपर की ओर फिर रिप्लेस हो गया। ऐसे करते करते पूरा जो वाटर एरिया है, मतलब पूरा जो ये बर्तन के अंदर रखा हुआ वाटर है, वो धीरे धीरे करके एक बराबर हॉट हो जाता है, उसकी जो उसके अंदर जो थर्मल क्वांटिटी है उसकी वो इक्वल हो जाती है। तो ये सब आपने देखा। अब इसमें ज़्यादातर जो कन्वेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लूइड में ही देखते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शन आपको दिख सकता है, लेकिन कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लूइड में ही संभव है। और कंडक्शन को आपने देखा था, वो सॉलिड में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेडिएशन को। ये सबसे अच्छा है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आप देखें कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर सम मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। हीट को लाने ले जाने के लिए, उसका ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो मैकेनिज्म था उनको चाहिए था मीडियम, बीच में कोई ना कोई माध्यम चाहिए था, चाहे वो पार्टिकल हो या फिर आप देखें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ऐसे कोई भी मीडियम की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दीज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन बॉडीज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब यहाँ ये बताया गया कि कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो फिनोमिना है, अगर वैक्यूम की स्टेट आ जाए तो उसमें काम नहीं करेगा, जैसे कि स्पेस में है। अब हमारा जो सन है, वहाँ से अर्थ तक सनलाइट आती है, सूर्य का रेडिएशन जो है वो प्राप्त होता है ना। बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, बीच में तो है वैक्यूम, यानी निर्वात की स्थिति है, कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं पाया जाता है। तो अगर कंडक्शन और कन्वेंशन से ही हीट का ट्रांसफ़र होना था, तब तो हीट यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, लेकिन पहुँचती है। तो इसके पीछे जो फिनोमिना जिम्मेदार होता है वो होता है रेडिएशन। और इसमें वही चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है कि सन जो है वो ह्यूज डिस्टेंस पे उपस्थित है, तो अर्थ तक उसके टेम्परेचर को, उसकी हीट को पहुंचने के लिए जो मीडियम के तौर पे काम करने वाला यहाँ पे तरीका है। अब मीडियम तो कुछ होता नहीं है, बीच में वैक्यूम होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है वो रेडिएशन है। अब इसमें यह है कि थर्ड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर नीड नो मीडियम, इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन इसको कहा जाता है, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। और इसके साथ आप देखें कि एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट क्या है, वो भी तो एक एनर्जी ही है, तो उसका ट्रांसफर होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मीडियम जो है वो बाधा पहुँचाता है ना। तो उसके माध्यम से होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे ट्रांसफर करने में मदद करती हैं, और ये जो एनर्जी है इसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space and time. नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करते हैं, उनके अंदर ऑसिलेशन होता है। और लाइक एनी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसके अंदर भी बहुत सारे जो बैंड हैं वो पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, और ये वैक्यूम में आराम से ट्रेवल कर सकती हैं बिना किसी बाधा के। और इनकी जो स्पीड है वो एक समान बनी रहती है। स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है, वही जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था, और आगे ऑप्टिक्स में हम देखने वाले हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब आपने देखा, मतलब हीट का ट्रांसफर जो है वो अगर वैक्यूम में करना हो तो उसके लिए रेडिएशन वाला जो फिनोमिना है वो काम करता है। और दिस इज हाउ हीट इज ट्रांसफर टू अर्थ फ्रॉम द सन। यहाँ आप देख रहे हैं थ्रू इम्पटी स्पेस। स्पेस जो है वो इम्पटी है, यानी वैक्यूम की स्टेट में है, तो सन से लेकर अर्थ तक जो हीट का ट्रांसफर है वो कुछ इस प्रकार से, यानी रेडिएशन के माध्यम से होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ऑल बॉडीज इमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी बॉडी हो, कोई भी रिजिड बॉडी हो, या फिर मतलब मैटर की कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके अंदर से रेडिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। असल में ये टेम्परेचर का वर्च्यू है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये आप देखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उस कंडीशन में रेडिएंट एनर्जी जो है वो उस बॉडी से निकलेगी। ये कहने का मतलब, लाइक रेडिएशन बाई अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। अब यहाँ भी जो फिलामेंट लैम्प से निकलने वाली लाइट है, या आप देखते हैं कि रेड हॉट आयरन है, उससे निकलने वाला रेडिएशन है, वो सब असल में क्या होता है, वो थर्मल रेडिएशन ही तो होता है। ठीक है, मतलब वो भी एक रेडिएशन का ही प्रकार है। हम सिर्फ सोलर लाइट का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, हमारी धरती पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गर्म करते हैं तो उससे रेडिएंट एनर्जी रिलीज होती है। अब जरा थर्मोमेट्री को देख लेते हैं। तो थर्मोमेट्री जो है, मेट्री का मतलब क्या होता है, नापना, मेजरमेंट, और थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, यहाँ पे ताप से तात्पर्य होता है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये क्या है, फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। इसमें ये कहा गया कि इन विच टेम्परेचर इज स्टडीज।
टेम्परेचर की स्टडी की जाती है। टेम्परेचर को हम जानने की कोशिश करते हैं और नापने की कोशिश करते हैं। हालांकि नापने की कोशिश हमने पीछे ही की थी, हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ट्यूमर, इस तरह के बहुत सारे जो टेम्परेचर स्केल हैं उन्हें देखा था। तो ये जो विधा है, मतलब ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसी को हम कहते हैं थर्मोमेट्री। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये थर्मोमेट्री। और थर्मामीटर आर द इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं, थर्मामीटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट विथ विच द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर। सीधी बात है। टेम्परेचर इफेक्ट जो मैटर पर होता है वो क्या होता है, देखिए, तो बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर, यही फिनोमिना जो है वो रिवर्स हो जाता है। सिंपल है, मतलब पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दीजिए, यानी टेम्परेचर आपने एकदम ही कम कर दिया है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, यानी बर्फ बना रहेगा। आपने उसे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग का प्रोसेस उसमें स्टार्ट होगा, मतलब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाल दीजिए तो उसकी जो कंडीशन है, मतलब उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगी, वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप कंडेंसेशन करवा दीजिए, संघनन करवा दीजिए, तो वो वापस द्रव की बूंदों में, यानी लिक्विड की जो ड्रॉप्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से उसे जमा दीजिए तो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे कि आप देख रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे लाइट को, क्योंकि लाइट से ही ऑप्टिक्स में ये फिजिक्स की जो ब्रांच है ये चलती है, जनरेट होती है, लाइट ही इसको चलाती है। तो सबसे शुरुआती चीज़ है, और लाइट है क्या, तो ये भी अपने आप में एक एनर्जी है ना। यहाँ वही बताया गया कि लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल फॉर ह्यूमन आई। मनुष्य की आंखों की निगाह में या मनुष्य की आंखों के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या आंखों को दिखाई देता है, तो उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर क्या है, ये लाइट ही है। ठीक है, लाइट ही जो है वो हमें चीज़ों को देखने में सहायता करती है। आगे ये कहा गया कि फॉर द इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि लाइट उसके ऊपर पड़े, नहीं तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। अप टू 1/6 सेकेंड, अब यहाँ शर्त है कि वो 1/6 सेकेंड तक तो पड़नी ही चाहिए, उससे कम समय के लिए पड़ेगी तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती हैं। एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कम टू द आईज एंड ऑब्जेक्ट इज सीन, मतलब 1/6 सेकेंड तक कम से कम वो जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों पर बनता है और ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। तो आंखें तो एक अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन उसमें भी देखने के लिए उन्हें प्रकाश की आवश्यकता तो होगी ही। तो ये लाइट की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर लाइट है क्या, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें कि यहाँ बताया गया विद इन सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस सब को हम लाइट नहीं कहते हैं, हम यहाँ अपनी आंखों के हिसाब से जो सुटेबल है उसको लाइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन करने वाला इंसान है, कोई जानवर या अन्य जो जीव जंतु हैं वो नहीं है। ठीक है, और सबके देखने की रेंज भी अलग अलग होती है। तो इंसान के लिए जो विजिबिलिटी की रेंज है, लिमिट है, उसके अंदर आने वाला जो पोर्शन है, सर्टेन पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम में से, उसको हम कहते हैं लाइट। लेकिन असल में ये है क्या, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये खुद इनविजिबल होती है, मजे की बात, लेकिन चीज़ों को विजिबल बनाती है। जिस चीज़ पर पड़ती है वो चीज़ हमें दिखाई देती है। और वी कैन ओनली सी लाइट इन ट्रांसफॉर्म मीडियम, हम लाइट को नहीं देख सकते। जो चीज़ हम देखते हैं ना, जैसे लाइट के संपर्क में जो ऑब्जेक्ट आता है हम उसको देखते हैं, असल में हम लाइट को नहीं देख रहे होते, और लाइट को देखना संभव भी नहीं है। हाँ, इसे ट्रांसफॉर्म मीडियम में आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सन की मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको आप प्रिज्म पर डालिए और इसका नेचुरल फिनोमिना आप जो रेनबो होता है, रेनबो का प्रोसेस होता है, उसमें देखते ही हैं। वहाँ वर्षा की बूंदें जो हैं वो प्रिज्म की तरह से बिहेवियर अपना करती हैं, और सनलाइट उस पर पड़ती है और उससे होकर छन कर गुजरती है, तो बादलों पर पूरा स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। तो वो आप देखते हैं, उसको आप ऐसे प्रैक्टिकल लैब में भी करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सोर्स है उसको लेते हैं और प्रिज्म से होकर उस लाइट को गुजारते हैं। तो उसके बाद वो हल्की सी डेविएट होती है और उसके साथ साथ 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। विबग्योर आप देखते हैं, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, उनका सीक्वेंस। तो यहाँ आप इसे ट्रांसफॉर्म मीडियम में ही देख पा रहे हैं, मतलब वो जो 7 रंग आपको असल में दिखाई पड़ते हैं, पर्दे पर प्राप्त होते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि बीच में एक मीडियम हो जो कि प्रिज्म होता है ना। तो ये आपने देख लिया। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, वैक्यूम में ही इसे चलने में सबसे ज़्यादा सहूलियत होती है। बीच में अगर कोई मीडियम रहेगा तो इसे चलने में दिक्कत होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
द स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाई रोमर। ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप इसकी स्पीड को देख रहे हैं वैक्यूम में, ये असल में कैलकुलेट किसके द्वारा की गई थी? तो रोमर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे कैलकुलेट किया था। ये अच्छी खासी बड़ी संख्या है, इसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना 3 × 10⁸, 3 के आगे आप 8 जीरो लगा दीजिए, उतने मीटर ये 1 सेकेंड में चल लेता है। तो कितनी तेज रफ्तार है। और सनलाइट रिचेज द अर्थ इन 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। उसके बावजूद, इतना तेज चलने के बावजूद पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जो है वो पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड एग्जैक्टली लगाता है। वैसे मोटे तौर पे हम कहते हैं कि 8 मिनट लगता है, लेकिन असल में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लग जाता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी अच्छा खासा है ना। और इट्स वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल लाइट की बात की जा रही है, टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 4 × 10⁻⁷ टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ जो टेबुलर फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और साथ में मीडियम दिया हुआ है। तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ आप देख रहे हैं कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, और बीच का जो मीडियम है उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ही लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए अच्छी खासी यहाँ भी स्पीड होती है 2.25। अब वाटर की भी ट्रांसपेरेंसी और उसके अंदर कौन सा मटेरियल घुला हुआ है, कितने वहाँ पे प्लांट हैं उसके सरफेस पे, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक कॉमन यहाँ लिया गया है। ग्लास के अंदर, ग्लास चूँकि सॉलिड मीडियम है ना, तो इसमें अगर आप देखें तो 2 × 10⁸ हो जाती है। इसके बाद यहाँ आप देखिए नायलॉन को, नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸। तो 10⁸ तो सब में है और मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है, लेकिन इसमें जो इसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है उसको ध्यान दीजिएगा। तो तारपीन ऑयल जो है उसमें देख लेते हैं, ये गाढ़ा होता है, तो इसमें जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है असल में वो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और रॉक सॉल्ट के अंदर होती है 1.96 × 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड में पाई जाती है। सबसे धीमी रफ्तार में प्रकाश चलता है डायमंड के अंदर। डायमंड जो है वो ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, हार्डेस्ट है, ऐसा मानते हैं अभी तक। और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अच्छा खासा होता है, इसके अंदर से प्रकाश को चलने में अच्छी खासी दिक्कत होती है। तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे धीमी चाल जो है प्रकाश की, वो डायमंड यानी हीरे के अंदर से गुजरने पर होती। तो ये सबसे सघन माध्यम है कहने का मतलब। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात करना आवश्यक हो गया है। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट असल में है क्या। बताया गया कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, जब कोई लाइट रेज जो है एक से ज़्यादा या एक ही मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, देन इट अंडरगोज कम्स बैक। यहाँ पे कहने का मतलब है कि या तो अंडरगोज या आप कह सकते हैं कि कम्स बैक, क्योंकि वापस लौट आती है ऑलमोस्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सच इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और उसके बाद वहाँ से वापस चली आ रही है, लौट आ रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, डेविएशन उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ से ये लौट आ रही है। तो ये जो घटना है इसे हम कहते हैं, मतलब ये जो ऑप्टिक्स में लाइट का बिहेवियर हम देख रहे हैं, हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मैटर्स विथ पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन रफ सरफेस ऑफ द मैटर। और जो मैटर जितनी ज़्यादा मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो शाइन करेगा, उतना ही ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। सिल्वर इज़ अ बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है वो एक बेटर रिफ्लेक्टर है, अच्छी खासी मात्रा में ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी आइडियल रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ मात्रा में तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही, लेकिन ज़्यादातर जो रिफ्लेक्ट कर दे, मैक्सिमम पार्ट जो लाइट का है उसको वापस लौटा दे, तो हम कहेंगे कि वो गुड रिफ्लेक्टर है। तो वैसा है सिल्वर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये जो है ना, ये तीनों आप देख रहे हैं ना, इंसिडेंट रे जो पड़ने वाली ऐसे रे है, मतलब सरफेस पर ड्रॉप हो रही है, गिर रही है, और बीच का नॉर्मल, इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली जो रे है, तीनों जो है ना वो एक सेम प्लेन में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, मतलब आई इज इक्वल टू आर। आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ डिफिनीशन हम देखेंगे मिरर की। चूंकि हमने रिफ्लेक्शन को देख लिया है तो अब मिरर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें भी एक साइड को हम पॉलिश कर लेते हैं। तो कहा गया कि स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द मिरर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सरफेस को खुला छोड़ देते हैं और दूसरा वाला जो इसका फेस होता है, दूसरा वाला जो पृष्ठ होता है उसको पॉलिश कर देते हैं, ऐसे बन जाता है मिरर।
और ये दो वेराइटी का होता है, दो इसके प्रकार होते हैं। पहला तो प्लेन मिरर होता है, दूसरा आपका स्पेरिकल मिरर होता है। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में अच्छे खासे यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अ मिरर दैट रिफ्लेक्टिव सरफेस इज प्लेन, इसमें क्या होता है, जो मिरर है उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन होता है, तो हम कहते हैं कि ये प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विद अ शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर ऑन वन साइड। इसमें एक साइड जो है वो शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर से कवर की जाती है, पेंट की जाती है, और दूसरा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह से काम करता है, वहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और आपने पीछे अभी देखा है कि सिल्वर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये अच्छे तरीके से उसे रिफ्लेक्ट करने में सपोर्ट करता है। ऐसे बनता है प्लेन मिरर। इसमें एक थिन और फ्लैट स्मूथ जो शीट है ग्लास की वो ली जाती है। आवर फेस इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब इसमें क्या होता है कि जो आप अपने चेहरे को देखते हैं प्लेन मिरर में, उसको आप स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ स्क्रीन का मतलब वो कैमरे वाली इमेज से नहीं है, यहाँ पर जो साइंटिफिक ऑप्टिकल स्क्रीन होती है उसकी बात हो रही है। तो स्क्रीन पर आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व इन द मिरर। तो ये इमेजिनरी है, ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। जिस चीज़ को हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हम कहते हैं कि वो वर्चुअल है। वही चीज़ यहाँ बताई गई, इसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है या अनरियल भी कहते हैं। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। द इमेज ऑफ, यहाँ आप देखिए, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट अपोजिट साइड्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, सेम डिस्टेंस होती है। द इमेज इज अ laterally inverted mirror image of the object. If a person is reflected in a plane mirror, the image of his right hand appears to be the left hand of the image. ठीक है, मतलब आपका जो दाहिना हाथ है वो इमेज में बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां वाला जो है वो दाहिनी तरफ दिखाई देगा। तो ये उल्टा दिखाई देता है, और इसी को हम कहते हैं मिरर इमेज। जैसे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हों, उनको आप अगर मिरर के सामने रखते हैं तो वो उल्टे दिखाई देंगे, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो उलट जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वेराइटी मिरर की है वो है स्पेरिकल मिरर। हमने प्लेन तो देख लिया, उसमें सरफेस जो था वो प्लेन था, लेकिन स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, इसमें डिज़ाइन कैसी होती है। देखिए, इन स्पेरिकल प्लेन द कंस्ट्रक्टेड मिरर इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। इसमें क्या होता है, जो प्लेन है वो स्पेरिकल होता है, कर्व शेप का होता है, गोले के आकार का होता है। इन विच वन साइड ऑफ द मिरर हैज़ अ लेयर ऑफ मरकरी। अब इसमें क्या होता है, एक साइड जो मिरर की है वो लेयर ऑफ मरकरी से कोट की गई रहती है, या उस पर लेड ऑक्साइड जो है उसको लेपे रहते हैं, लेप चढ़ाए रहते हैं। A thin layer is painted and passed it to one side and another side is used as reflecting surface. अब यहाँ पे क्या होता है, वही सेम प्रोसेस है। मिरर में एक साइड को हम पॉलिश करेंगे, चाहे वो रेड ऑक्साइड से आप पॉलिश कर रहे हैं या फिर सिल्वर से कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक साइड पॉलिश रहेगी और दूसरी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से बिहेव करेगी। तो यहाँ भी वही होता है, एक साइड को आप क्या कर रहे हैं, मरकरी से या फिर लेड ऑक्साइड की कोट उस पर चढ़ा दे रहे हैं, तो वो हिस्सा जो है वो कवर हो जा रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिव बन जा रहा है। अब ये दो वेराइटी का होता है, एक तो कॉन्केव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्केव मिरर की डिफिनीशन आप जानते हैं, वही चीज़ यहाँ रिपीट करेगी। इसमें क्या होता है कि इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। और डेंटिस्ट जो है वो यही कॉन्केव मिरर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता ये होती है कि ये बड़ी इमेज दिखाता है, मतलब इसमें जो इमेज बनती है वो बड़े आकार की बनती है। तो दांत को अगर देखना है, दांत के अंदर पता लगा कहीं कीड़ा लगा है, कहीं कैविटी है, तो उसको कायदे से देखना है, तो उसके लिए बड़ी इमेज की आवश्यकता होगी। तो बड़ी इमेज कौन बना सकता है, वो कॉन्वेक्स तो बनाएगा नहीं, वो तो बनाएगा कॉन्केव मिरर। तो इसीलिए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो सैलून होते हैं, बार्बर होते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है, बड़े साइज़ में देखना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। इसके बाद और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे रिफ्लेक्टर की तरह से। इसके अलावा फॉर ऑब्टेनिंग अ शार्प बीम ऑफ लाइट इन टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, सर्च लाइट, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इसकी एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो यूज फॉर शेविंग इन ऑर्डर टू गेट क्लियर इमेज ऑफ फेस। शेविंग में मतलब वही सैलून वाला काम, तो उसमें तो इसका इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा ETC में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, टेलीस्कोप जो है उसमें भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। और इससे रियल इमेज बनती है, और रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो वो तो कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके सारे एप्लीकेशन रट नहीं सकते हैं कि इसको सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं, इसको लैंप में इस्तेमाल करते हैं, इसको डेंटिस्ट के यहाँ यूज़ किया जाता है। आप एक एक मत रटिए, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है।
तो बड़ा करके देखने की जहाँ भी आवश्यकता होगी किसी भी इमेज को, छोटे आकार का है उसको हम बड़ा देखना चाहते हैं तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर आता है कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें दोनों की डिज़ाइन एक साथ यहाँ पे बना दी गई है, तो उसको भी हम जूम करके अभी देख लेते हैं। पहले डिफिनीशन इसकी देख लें। तो द स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्डली, उसमें क्या था, इनवर्डली था, यहाँ पे आउटवर्डली है। और इस तरह का जो मिरर तैयार होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उसको जो पीछे वाला आपने कॉनकेव देखा था उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसका इस्तेमाल जो रियर व्यू साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल में, जिनके सहारे पीछे का ट्रैफिक देखना होता है, उसमें किया जाता है। साइड मिरर जो होते हैं, पीछे से आ रहा ट्रैफिक पता लग जाता है ड्राइवर को, तो उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो मिरर है वो असल में कॉन्वेक्स मिरर होता है। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, इट इज़ क्लियर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो ये बात घिसी हुई है। तो आइए जरा कुछ नई चीज़ों को देख लेते हैं। नई चीज़ का मतलब है कि ये जो फिगर बना है इसको थोड़ा कायदे से देख लेते हैं। यहाँ पे कर्व मिरर जो है उनका दो वेराइटी दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी डिफिनीशन के तौर पे देखा है। पहला वाला आपका कॉनकेव है या कन्वर्जिंग मिरर इसको कहा जाता है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं उसका नाम। और इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो धंसा हुआ तल इसका होता है ना, वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, पेंटेड होता है, उसके ऊपर पॉलिश चढ़ा दिया जाता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, उभरा वाला हिस्सा ही रिफ्लेक्ट करता है और धंसा वाला पार्ट जो है वो पॉलिश्ड होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। तो ये दोनों बातें हमने देखी। अब वापस लौट चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में आगे आपको बताया जा रहा है कि द हायर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम द लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने पीछे डायमंड के रिस्पेक्ट में देखा था, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे हार्डेस्ट वो मटेरियल था या एलिमेंट आप कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि प्रकाश को उससे गुजरने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही बात यहाँ क्लियर कट बताई गई कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा मीडियम का होगा, लाइट को ट्रेवल करने में उतनी ही दिक्कत होगी। अब यहाँ कुछ रिलेशन दर्शाया गया है, उसे आप देखिए। U इज इक्वल टू सी अपान म्यू। यहाँ पर जो म्यू है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का। म्यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिस मीडियम से होकर लाइट ट्रेवल कर रही है, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, उनका रेशियो निकाल लेते हैं। और चूंकि ये एक रेशियो है, ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो इनकी जो यूनिट है वो आपस में कट के खत्म हो जाती है। मीटर पर सेकेंड ऊपर भी, मीटर पर सेकेंड नीचे भी, तो दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह का रेशियो होता है। और वाटर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 होता है, ग्लास के लिए होता है 1.50। तो ये सब कुछ चीज़ों का मतलब कुछ मटेरियल का आपको पता होना चाहिए। और इसे ग्रीक लेटर म्यू के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये म्यू है, ध्यान दीजिएगा, यू नहीं है। नेक्स्ट, सिंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। हमेशा ये एक से ज़्यादा होगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है। द मोर डेंस द मीडियम द लेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जो है वो सीधी सीधी संबंधित है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, और ये दोनों ही अगर बढ़ेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज करेगी। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इमेज। ठीक है, इमेज को देख लेते हैं। अभी हमने पीछे चर्चा की ना कि रियल इमेज बनती है, फिर वर्चुअल बनती है, यहाँ पर बड़ी बनती है, वहाँ छोटी बनती है। तो ये कैसे बनती है, ये होती क्या है? तो बताया गया कि द लाइट रेज मूविंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ देखें, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों ही स्थितियों में, रिफ्लेक्शन की भी कंडीशन में और रिफ्रैक्शन में भी, द पॉइंट एट विच इट अपीयर्स और अपीयर टू मीट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed in front of a mirror, its shape is formed in the mirror, the shape formed in the mirror is called reflection of the object। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसी को असल में इमेज कहा जाता है। अब इसका जो पहला वेराइटी है वो है रियल इमेज। और इसमें होता क्या है, मतलब रियल इमेज हम कहते किसको हैं, तो व्हेन द लाइट रेज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअली मीट, यहाँ पे क्या होता है, वास्तव में वो मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्शन के पश्चात वो क्या होता है, उसकी वो एक अनदर पॉइंट पे जाकर एक्चुअल में मिलती है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड द इमेज एट अनदर पॉइंट विच इज़ एक्चुअल इमेज एट दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दिस टाइप ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन।
असल में वो जाकर वहाँ पर मिलती है, मतलब अनदर पॉइंट पे उनका आपस में मिलन होता है और इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये रियल इमेज है। वर्चुअल में क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो मिल रही है लेकिन असल में मिलती नहीं है और इसे हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट कैन बी फोटोग्राफ्ड। इसे फोटो के माध्यम से हम खींच कर देख सकते हैं। अब शीशे में आप अपना चेहरा देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा यूज़ करके उस चेहरे को देख सकते हैं या उसको खींचकर उसकी तस्वीर अपने पास रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्टिकल स्क्रीन है उसकी बात हो रही है, उसमें आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसी जो इमेज होती है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट रे passes from one transparent medium to another transparent medium perpendicularly at any point on line dividing both the media, then the ray passes directly without any deviation। तो क्या होता है, वो बिना डेविएट हुए पास कर जाती है। लेकिन अगर इंसिडेंट इमीडिएटली इंक्लाइंडली, माफ कीजिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, बट इफ दे इंसिडेंट इंक्लाइंडली देन दे डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, तब क्या होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, विचलित हो जाती है। एंड देन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही जो फिनोमिना है लाइट का या बिहेवियर है लाइट का उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द लाइट रेज पासिंग इन फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और लाइट रेज विच इंटर इनटू नेक्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। जो नेक्स्ट मीडियम में प्रवेश करने वाली लाइट रे है या लाइट रेज हैं उनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये डिफिनीशन है दोनों की, इंसिडेंट की भी और रिफ्लेक्टेड की भी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। और साउंड को अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, और चूंकि ये मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, तो इनको चलने के लिए चाहिए होता है मीडियम। अब ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हवा में चल लेती हैं। अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है क्योंकि हवा यानी जो एटमॉस्फेयर है उसका भी अलग अलग रूप हो सकता है, मतलब उसकी डेंसिटी, उसके अंदर जो एयर क्वालिटी है या गैसेस का कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक कॉमन एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो उसमें जो ध्वनि है यानी साउंड है, साउंड वेव है, उनकी जो रफ्तार है वो 332 मीटर पर सेकेंड की होती है। और साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ हियरिंग सेंसेशन। इसमें क्या होता है, साउंड जो है वो असल में एनर्जी का ही एक रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये हियरिंग सेंसेशन उत्पन्न करता है जिसके सहारे हम सुन पाते हैं। तो साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वाइब्रेटिंग मैटर, यहाँ आप देख रहे हैं, वाइब्रेटिंग मैटर्स प्रोड्यूस साउंड। जो मैटर है वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द सबस्टेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। तो ये तो हमने पीछे लाइट के रिस्पेक्ट में भी देखा था। मीडियम क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें ये ध्यान दीजिएगा। और मीडियम जो है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन हाँ मीडियम होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड नहीं चलेगा। ये नेसेसरी है इसके प्रोपेगेशन के लिए। और स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करें तो प्रेशर ऑफ साउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ आप देखें, इन गैस व्हेन द टेम्परेचर इज सिमिलर। अगर टेम्परेचर सिमिलर है, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दीजिए, एक लेवल पे स्थिर कर दीजिए, तो प्रेशर का साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो प्रभाव पड़ेगा। साउंड स्पीड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपिगेट। जिस मीडियम से होकर वो गुजर रहा है उसके ऊपर इसकी जो चलने की रफ्तार है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो निर्भर करेगी। साउंड स्पीड वेरीज इन डिफरेंट मीडियम। सीधी बात है भाई, जब मीडियम पे ही डिपेंड कर रहा है तो वो तो वेरी करेगा ही। साउंड प्रोपिगेट्स वेरी स्लोली इन गैस। गैस के अंदर ये बहुत धीमी रफ्तार में चलती है ना, क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो जब दूर होते हैं तो उसे आपस में इंटरलिंक होने में समय लगता है और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर सघन माध्यम है, डेंस मीडियम है, तो उसमें साउंड को चलने में सुविधा होगी, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ये तेज़ रफ्तार में चलती। उसमें भी जो मेटल होते हैं उसमें और तेज़ चलती। तो यहाँ आपने देखा, और साउंड प्रोपिगेट्स फास्टर देन गैस इन लिक्विड, और लिक्विड से भी ज़्यादा फास्ट मूव करती है सॉलिड में। सॉलिड में भी जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर इनकी रफ्तार और बढ़ जाती है, और वैक्यूम में ये प्रोपिगेट नहीं कर सकती हैं। तो सन पे, माफ कीजिएगा, मून के सरफेस पे आप जाएं और बातचीत करना चाहें आपस में, तो बोलेंगे तो सामने वाले को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी चर्चा हमने इसके फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट में की थी। तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर वहाँ मीडियम का काम करता है, जैसे अपनी अर्थ पे करता है, जो कि नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से वहाँ चलने के, वहाँ बातचीत करने के लिए और दूसरे के द्वारा उसे सुनने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती। तो आपने देखा कि साउंड कैन ट्रेवल अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील दैन इन एयर। आपने यहाँ कंपैरिजन देख लिया गैस और सॉलिड मीडियम का। जो सॉलिड है उसमें भी जो मेटालिक मीडियम है, जैसे कि स्टील हो गया या आपका आयरन हो गया या कोई भी मेटल है,
तो उसमें साउंड की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। इनफैक्ट हवा में जितनी तेज़ साउंड ट्रेवल करता है उसकी तुलना में 15 गुना ज़्यादा तेज़ वो स्टील में चल लेता है। ये समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप देखें साउंड स्पीड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। पीछे ही हमने ये कह दिया था कि भाई अगर टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेशर का कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो उसका प्रभाव साउंड पे पड़ेगा, साउंड की स्पीड पे पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे गर्मी के महीने में आप देख लीजिए, गर्मी के महीने में जो साउंड है वो दूर तक ट्रेवल कर लेता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा भी गर्म होती है। और जो सर्दी का मौसम है उस समय ऐसा नहीं होता है, मतलब उतनी तेज़ रफ्तार नहीं रह जाती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी भी काम करती है। जो एयर में ह्यूमिडिटी मौजूद है उसकी वजह से भी साउंड की स्पीड पर प्रभाव पड़ता है और ये भी साउंड को चलने में सपोर्ट करती है। यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, साउंड वेव्स जो हैं वो उतनी ही आसानी से और उतनी ही तेज़ी से ट्रेवल करेंगी। इसीलिए बरसात के दिनों में दूर दूर तक की जो ध्वनियाँ हैं, बारीक आवाज़ भी है, पतली आवाज़ भी है, तो वो भी आप तक पहुँच जाती है, जो कि और मौसमों में आपको नहीं सुनाई देती। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ये नमी की मात्रा जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है और ये जो ह्यूमिडिटी है इसके माध्यम से साउंड वेव्स को चलना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। हमने देखा कि साउंड जो है वो असल में एनर्जी ही है एक तरह की, और ये वेव्स के रूप में चलती हैं। तो वेव है तो इनका अपना एक स्पेक्ट्रम होगा, अपना एक वेवलेंथ का दायरा होगा। तो उस दायरे के हिसाब से देखें, इसमें वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, ये सीधी बात है, मतलब दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। तो फ्रीक्वेंसी की अपनी एक रेंज होती है और ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने तरह के साउंड क्रिएट होते हैं उन सभी को हम मनुष्य जो है वो सुन पाते हैं। हमारे कान हर प्रकार के साउंड के लिए सुटेबल नहीं है, तो इनकी भी वैरायटी है। पहला तो वो रेंज होता है जिसे कि हम सुन पाते हैं और इसको हम कहते हैं ऑडिएबल साउंड वेव्स, ये हमें सुनाई देती है। तो आइए देखते हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बाकी जो नहीं सुन पाते हैं कौन सी रेंज होती है वो भी जानेंगे। तो ऑडिएबल साउंड वेव्स जो है इसमें क्या होता है, साउंड ऑडिबिलिटी इन ह्यूमन रेंजेस, मनुष्य के लिए, बाकी जीवों के लिए नहीं, फ्रॉम अबाउट 20 हर्टज टू 20,000 हर्टज। हर्टज में इसको मेज़र किया जाता है, ये आपने देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 20 हर्टज से लेकर 20,000 हर्टज के बीच की अगर साउंड वेव रहेगी तो आप उसे आराम से सुन सकते हैं। ह्यूमन कैन नॉट हियर वेव्स बिलो 20 हर्टज बिकॉज हैव, यहाँ देखें कारण बताया गया है। तो 20 हर्टज से बिलो की अगर साउंड वेव है तो उन्हें हम नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि दीज वेव आर नॉट एबल टू सेंसिटाइज द ईयर ड्रम। जो आपके ईयर ड्रम होते हैं, कान के पर्दे होते हैं, उनमें ये संवेदना नहीं उत्पन्न कर पाती हैं, सेंसिटाइज उसे नहीं कर पाती हैं। अगर 20 हर्टज से कम है तो फिर अगर उसे आप मतलब आपके जो ईयर ड्रम है वो इससे प्रभावित ही नहीं होंगे तो सुनेंगे आप कहाँ से, है ना। तो 20 हर्टज से कम वाली जो साउंड वेव्स होती हैं उनको हम नहीं सुन सकते, कारण बताया गया। और जो इससे ज़्यादा वाली हैं, इससे ज़्यादा का मतलब 20,000 हर्टज से अगर ज़्यादा की साउंड वेव है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनका ऑसिलेशन जो है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ये बहुत तेज़ ऑसिलेट करती हैं और हमारे ईयर ड्रम जो है वो इतने हाई ऑसिलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मतलब उसके लिए वो बने ही नहीं होते हैं असल में। तो इसलिए भी हम इन्हें सुन नहीं पाते। तो जो 20,000 हर्टज से ऊपर वाली है वो हमारे वश की नहीं है और 20 हर्टज से कम वाली जो है वो हमें प्रभावित ही नहीं करती है। तो दोनों कंडीशन में हम सुन नहीं पाते। बीच की रेंज बचती है जो कि 20 हर्टज से लेकर 20,000 हर्टज के बीच की है और इसी में सुनकर हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि इस रेंज वाली जो साउंड वेव्स होती हैं उनको भी कैच कर लेते हैं। जैसे हमारे आसपास रहने वाले हमारे दोस्त कुत्ते जो हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत आराम से जवाब देते हैं। तो यहाँ आप देखें, इंफ्रासोनिक को पहले देख लीजिए, पहले छोटा वाला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सच साउंड वेव्स इन बिलो दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑडिएबल साउंड, मतलब बिलो 20 हर्टज, 20 हर्टज से अगर कम का रहेगा तो हम कहेंगे कि वो रेंज जो है वो इंफ्रासोनिक वेव्स की है, जिसे कि हमारे ईयर ड्रम जो है वो कैच नहीं कर पाते, या आप कहें कि उसके लिए वो सेंसिटाइज ही नहीं होते। तो जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिफोर द अर्थक्वेक। अब यहाँ देखिए इसका क्या उपयोग है या क्यों मतलब इसे न सुन पाने का नुकसान क्या है। तो अर्थक्वेक आता है, तबाही फैला के चला जाता है और हम इंसानों के पास आज तक कोई ऐसी पुख्ता टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जो कि अर्थक्वेक से काफ़ी समय पहले, जब इसका जो सेंटर है वो एक्टिवेट होता है और वहाँ पे हलचल शुरू होती है, उस समय हमें सचेत कर सके। जब ये धरातल पर आ जाती हैं, सरफेस पर आकर हिलाने लगती हैं सबको, तब मालूम होता है या कुछ सेकंड पहले मालूम होता है। जब इस गड़बड़ी की शुरुआत अर्थ के सरफेस के अंदर होती है, मतलब अंदर की जो क्रस्ट का लेयर है उसमें जो हलचल है वो प्रारंभ होता है, मैग्मा क्रिएट होता है या जो भी प्रेशर वहाँ से क्रिएट होता है, अर्थक्वेक की कई सारी वजहें होती हैं। तो अगर उस समय मालूम हो जाए, मतलब उस समय हमें जानकारी हो जाए कि अंदर से अर्थक्वेक की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, तो हम अपना बहुत सारा बचाव कर सकते हैं। तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि जान जाते हैं। कैसे जानते हैं देखिए,
तो कहा गया कि बिफोर द अर्थक्वेक सम एनिमल्स बिकम एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, अगर पिंजरे में बंद हैं या बांधे गए हैं तो चिल्लाने लगते हैं, भागना चाहते हैं, उस जगह को छोड़कर हटना चाहते हैं, बौखला जाते हैं। तो अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस इंफ्रासाउंड, अर्थक्वेक जो है ना वो भी साउंड उत्पन्न करता है। अभी आपने देखा ना कि कोई चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है, उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसके अंदर से साउंड जनरेट होगा। तो अर्थक्वेक भी तो वाइब्रेट करता है, वहाँ भी तो वाइब्रेशन ही होता है जो कि इतनी तबाही फैलाता है। तो वो वाइब्रेशन जो है उसके अंदर से जो साउंड जनरेट होता है वो असल में इंफ्रासोनिक की रेंज का होता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम की वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी होती है, और ये मेन शॉक वेव्स से पहले जनरेट होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसको हम सुन पाए, इसको हम रिकॉर्ड कर पाए, तो हम जान पाएंगे कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है और हम अपना काफ़ी बचाव कर सकते हैं। तो कुछ जो जीव हैं और काफ़ी सारे जीव, इनफैक्ट हमारे अलावा बहुत सारे जीव ऐसे नेचर में हैं जो कि इसे सुन पाते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने रोडेंट्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, चींटियाँ बाहर निकल आएंगे, और इस तरह के पक्षी, चौपाया जीव जंतु, इस तरह के बहुत सारे प्राणी होते हैं जो कि इंफ्रासोनिक को कैच करते हैं। यहाँ जो रेंज है वो दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं ये इंफ्रासाउंड है, ये एकॉस्टिक है, ये अल्ट्रासोनिक है, और इसके बाद फिर ये 200 मेगा हर्ट्ज तक चला गया है। तो ये स्केल बनाया हुआ है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स को देख लेते हैं भाई। तो इसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की इनकी रेंज होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सच साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सच साउंड वेव्स आर बियॉन्ड द नॉर्मल हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन। ये हमारी सुनने की सीमा से परे है। इसको कौन कौन सुन सकता है? तो भाई बैट्स जो हैं तो वो तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं अपने नेविगेशन में, नेविगेट करने में वो इन्हीं अल्ट्रासोनिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। सामने जो ऑब्जेक्ट है उससे टकरा के अल्ट्रासोनिक लौटती हैं, और इन्हें मालूम हो जाता है कि सामने कोई चीज़ है, उससे हमें बच के निकलना है। तो रात के अंधेरे में भी ये बिना टकराए उड़ते रहते हैं। और वेल मछलियाँ जो होती हैं वो इसका न सिर्फ जनरेट करती हैं इन्हें, बल्कि इनका जवाब भी देती हैं। इसके अलावा डॉल्फिन होती हैं, चूहे होते हैं, और हाँ कुत्ते भी होते हैं। अल्ट्रासाउंड का ये भी खूब बढ़िया रिप्लाई करते हैं। अल्ट्रासोनिक जो सीटियाँ होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल डॉग ट्रेनिंग में किया जाता है। जो पुलिस के कुत्ते होते हैं या आर्मी में जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं उन्हें इसकी जानकारी होती है, और उनके जो ट्रेनर होते हैं वो इसका इस्तेमाल इन्हें गुप्त तरीके से बुलाने के लिए करते हैं। मतलब अल्ट्रासोनिक सीटी बजेगी तो आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन कुत्ता जो है वो कई किलोमीटर दूर भी सुन सकता है। अब ये जो सीटी है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है, कई सारे एप्लीकेशन है, इन्हें देख लीजिए। तो इसमें देखिए पहला तो वही डॉग विसल का दिया है, गैल्टन विसल भी इसको कहा जाता है। इसमें जो विसल है वो अल्ट्रासाउंड इमिट करती है, और ट्रेनिंग या कुत्तों को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है वो इंडस्ट्रियल और जो मेडिकल फील्ड है उसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। जैसे मेडिकल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनका बहुत सारा प्रयोग होता है। और हार्ट की इमेज प्राप्त करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वहाँ से उसकी इमेज प्राप्त की जाती है, और हार्ट के अंदर किसी भी तरह की डिजीज़ या कोई भी डिसऑर्डर है तो वो मालूम हो जाता है। यहाँ आप इको टेस्ट करवाने जाते हैं ना हार्ट का, तो वो असल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, ECG जिसे आप कहते हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनिक का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है वो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए भी काम में आते हैं। किडनी स्टोन जो है उसे तोड़ के यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिग जैग ट्यूब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाँ सोनार में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोनार जो उपकरण होता है नेविगेशन के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो डिवाइस है ये आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और अपने जहाज़ पर बैठे हुए हैं और सामने कोई आइसबर्ग है। तो आइसबर्ग की बुराई ये होती है कि उनका एक छोटा सा हिस्सा हमें बाहर दिख रहा होता है, बाकी एक बड़ा पार्ट जो है वो नीचे डूबा रहता है। तो उसका पता लग सकता है कि भाई वो कितनी गहराई तक डूबा हुआ है, तो उससे हम बचकर निकल सकते हैं। उसके अलावा समुद्र की सतह में कोई चीज़ डूबी हुई है, आप उसकी तलाश कर रहे हैं, तो ये जो सोनार है इसके माध्यम से आप बढ़िया पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कोई चीज़ कितनी गहराई में डूबी हुई है। इसके बाद जो अगला वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। इंटेंसिटी से पहले रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था वैसे यहाँ साउंड वेव्स जो है उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ साउंड, और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। साउंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द पावर कैरीड बाई साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ध्यान दीजिएगा, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर होती है, एरिया की दिशा में नहीं होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। और SI यूनिट जो साउंड इंटेंसिटी की है वो वाट पर स्क्वायर मीटर होती है, वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज बेल। ग्राहम बेल के नाम पे इसका नाम रखा गया, मतलब इस यूनिट का नाम रखा गया बेल। और इसका जो 1/10 पार्ट है बेल का, उसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, छोटा हिस्सा इसका, और हम कहते हैं डेसिबल। तो साउंड इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल में मेज़र करते हैं।
अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे और हम इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने जा रहे हैं असल में। तो उसके लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ये फिजिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम समझ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज एट कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर ये बना है और इसमें हम सबसे पहले अब समझेंगे चार्ज को, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज की चर्चा पीछे से ही हो रही है और आगे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी चार्ज की चर्चा होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं चार्ज क्या है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मास किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका वर्च्यू होता है, वैसे ही चार्ज जो है वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट इट फ्रॉम मैटर। इसे मैटर से सेपरेट करना असंभव है। ये उसका मूलभूत गुण होता है। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विथ अनदर इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग अदर सबस्टेंसेस। एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे से रगड़ रहे हैं तो इसमें प्रॉपर्टी, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी कि वो दूसरे सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज चार्ज। और इस कंडीशन में जब वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा बाकी चीज़ों को, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो गया है, उसके ऊपर चार्ज उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ ये बताया गया कि फ्रैंकलिन जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। फ्रैंकलिन जो है वो असल में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है और फैराडे जो है वो इसके लिए लार्जेस्ट यूनिट का काम करती है। तो सबसे बड़ी यूनिट इसकी क्या है, फैराडे है, और सबसे छोटी यूनिट है फ्रैंकलिन। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चार्ज की यूनिट वो है कूलाम। और ये तीनों ही जो है ये साइंटिस्ट के नाम, तीन अलग अलग साइंटिस्ट के नाम। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैराडे कितनी बड़ी यूनिट है। तो बड़ा चार्ज अगर आपको मेज़र करना है तो उसके लिए जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो होगी फैराडे। लेकिन आमतौर पे हम लोग जो अपना दैनिक जीवन है उसमें कूलाम में ही काम चला लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इन टर्म एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है आपने ओम के नियम में पीछे भी देखा था और यहाँ भी आप आगे देखने वाले हैं, लेकिन ये चार्ज के रिस्पेक्ट में है। तो I इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है Q अपॉन T। अब Q जो है वो चार्ज है और T जो है वो टाइम है। तो इस पर जो फार्मूला डिराइव होता है वो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। इसमें कोई दो चीज़ आपको मालूम है तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The direction of flow of positive charge is considered the direction of flow of electric current. Thus, the direction of flow of electric current is just opposite to that the direction of flow of electron. और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन की बात हो रही है तो क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार की होती है। तो दो तरह की होती है, डीसी और एसी, ये आप जानते ही हैं। डायरेक्ट करंट जो होती है इसमें होता क्या है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट वन डायरेक्शन वनली, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में फ्लो कर रही है और एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, वन डायरेक्शन है। तो ऐसी जो करंट होती है इसको हम कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और ये बैटरी ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं, बैटरी से संचालित जो उपकरण होते हैं, उनमें इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बैटरी से सप्लाई होने वाली जो करंट है वो क्या होती है, डीसी होती है। इसके बाद नंबर आता है अल्टरनेटिंग करंट का। और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जो है ये ऐसी इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसमें रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकेंड एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में वो अपनी डायरेक्शन को बार बार रिपीट करती है। मतलब जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो हुआ था उसी में बार बार वो रिवर्स होती रहती है, रिपीट करती रहती है। तो ये जो रेगुलर इंटरवल में बार बार दोहराए जाने की प्रवृत्ति होती है ये अल्टरनेटिंग करंट में पाई जाती है। और इसका इस्तेमाल जो टिपिकल हमारी पावर सप्लाई होती है उसमें किया जाता है। मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है बाहर से, पावर हाउस से सप्लाई होती है, वो असल में क्या है, अल्टरनेटिंग करंट ही तो है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो एनर्जी लॉस है वो कम होता है डीसी की तुलना में, ठीक है। मतलब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आपको करंट को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, जो कि पावर सप्लाई में करना होता है, सबके घर में तो बिजली बनती नहीं है। ये पावर जनरेटिंग जो स्टेशन होते हैं वहाँ बनती है, फिर पावर हाउस में आती है, फिर पावर हाउस से फिर छोटे जो लेवल के पावर हाउस है वहाँ आती है, फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर, फिर पोल, फिर आपके घरों में, है ना, ये सिस्टम होता है। तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे ट्रेवल करना होता है। तो इसमें अगर हम डीसी करंट का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं और फ़ायदे में रहते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जिसे कि आप EMF कहते हैं शॉर्टकट में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो असल में क्या होता है, ये एक तरह की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। यहाँ अगर आप देखें
और इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, डेवलप बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज बैटरी और जनरेटर। इसको डेवलप करने वाली या तो बैटरी हो सकती है या कोई जनरेटर भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ जो सेल हैं, बैटरियाँ हैं, उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो दिए हुए हैं। ऐसे पूछा जाता है कि कौन से सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, पहचानिए। तो यहाँ वोल्टिक सेल जो है इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू है 1.08 वोल्ट, और डेनियल के लिए भी उतनी ही है। ड्राई सेल के लिए होती है 1.5 यानी 1.50 वोल्ट। लैग्रांजे के लिए होती है 1.50, इक्वल है दोनों। लेड एक्यूमुलेटर सेल जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, लेड एक्यूमुलेटर के लिए होती है 2 वोल्ट, और जो कार की बैटरी होती है उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है 12 वोल्ट का। अब यहाँ कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन है, जैसे कि वोल्टेज की डिफिनीशन हम देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पोजीशन टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म एज वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसे हम वोल्टेज कहेंगे। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए फार्मूला क्या हो सकता है, V इज इक्वल टू, इसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है W/Q0। Q जो है वो यहाँ चार्ज है और W जो है वो वर्क डन है, किया गया कार्य है। इसके लिए जो यूनिट है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। वर्क डन हो या कोई भी वर्क हो, वर्क का अगर नाम आता है तो उसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो जूल होती है। और चार्ज के लिए आपने पीछे ही देखा कि वैसे तो कई सारी यूनिट थी, लेकिन हम लोग जो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम। ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसके लिए यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो आप जूल पर कूलाम बोलेंगे, या फिर आप उसी को बोल सकते हैं वोल्ट। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क हैज़ टू बी डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। SI यूनिट इज आल्सो वोल्ट, है ना, इसकी भी वोल्ट ही होगी। भाई पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या कर रहे हैं, एक में से दूसरे को माइनस करके उनके बीच का डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट थोड़े ना चेंज हो जाएगी, यूनिट तो वही रहेगी, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगी। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला होता है और सेम यूनिट होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, और ये करंट का विरोध करती है। तो रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, इनफैक्ट इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर है, तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इंसुलेटर के अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट फ्लो ही नहीं करती है, ऐसे आप समझे। तो कुल मिलाकर यहाँ हम बात कंडक्टर की करेंगे, क्योंकि हमें उसमें करंट को भी चलाना है, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है ना। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ माफ कीजिएगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को रजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। क्योंकि ये रजिस्ट कर रही है इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेजिस्टेंस। और इसके लिए यूनिट होती है ओम। साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट किए थे और अपना एक प्रिंसिपल निकाल कर दिया, फार्मूला यहाँ से डिराइव किया, जिससे कि हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया ओम, और इसको ग्रीक अल्फ़ाबेट ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये कैपिटल लेटर है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर होता है। इसकी जो यूनिट है ओम, उसका सिंबल होता है ओमेगा, और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर। तो अब आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम पहले तो ओम का नियम देखेंगे। ये छोटी कक्षाओं से ही चला आ रहा है, यहाँ भी है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हालांकि नहीं दिया है, लेकिन कर्व कुछ खास नहीं होता है, वो तो सीधा सीधा ऐसे होता है। आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बीच में से ऐसे बना देते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, इसमें पहले तो आपको एक कंडीशन बता दी गई कि टेम्परेचर जो है उसको आप मत छूइएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने दीजिए, उसको मत हिलाइए, नहीं तो जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब उस कंडीशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में अप्लाइड हो रहा है, लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके अंदर बहती हुई धारा के, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सीधा सीधा। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। अब मज़ा नहीं आ रहा है, ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको जब तक आप यहाँ रखे रहेंगे तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर इसे कैलकुलेट करके यहाँ से कुछ निकाल नहीं सकते, ये दिक्कत है। तो आपको इसे हटाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट इसमें टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम इसको क्या काम करेंगे, V इज इक्वल टू I। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भगा दिया। प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हमारे काम का नहीं है, उसको हटा दिया। तो यहाँ हटाने की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ऐसे तो भागेगा नहीं, इसे आपको कुछ रिश्वत वगैरह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट उठा कर लेते आएंगे, ये कांस्टेंट जैसे ही आएगा ये वहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो ये कैपिटल R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैपिटल R है क्या, तो कैपिटल R उस सबस्टेंस का या उस पदार्थ का रेजिस्टेंस है।
जो कि कांस्टेंट होता है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया है तो वहाँ पर तो हमें कोई कांस्टेंट रखना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस को क्यों रखा। अगर टेम्परेचर समान बना रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ, टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, लेकिन वो तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, शर्त ही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला बनता है V = IR या R = V/I। अब इसमें से जैसे आपको निकालना है उस हिसाब से इस फार्मूले को आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसे बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हेड ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। तो सीधी बात है। जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी पूरे नियम को हम कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी फिजिकल स्टेट को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगी, है ना। तो अगर आप उसकी फिजिकल स्टेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर और अन्य जो चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस के। ये सीधी सीधी बात है, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों, फिजिक्स का अंतिम दौर आ गया है, और अभी हम जो देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, और साथ में हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी को। हाँ, रेडियो एक्टिविटी जो है उसको शॉर्टकट में ही देखेंगे, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में इसका डिटेल पोस्टमार्टम करना बाकी है, तो उसको हम आगे देखने वाले हैं। जब हम लोग न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पढ़ने लगेंगे और न्यूक्लियस के एक एक पार्टिकल को, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उन्हें अलग करके देखने लगेंगे, तो वहाँ हम रेडियो एक्टिविटी को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ उतना देखेंगे जितना हमारे काम का है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो कितने वैरायटी के होते हैं। तो 2 वैरायटी के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, दूसरा फ्यूजन होता है। सबसे पहले हम फिजन को देखेंगे, यानी तोड़ने की बात करेंगे। तो यहाँ आप देखें कैसे तोड़ा जाता है। ऐसे तो टूटेगा नहीं कि पड़े पड़े टूट जाए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ काम, और यहाँ जो हम काम करेंगे वो है बम्बारमेंट का। बम्बारी करेंगे, किसकी बम्बारी करेंगे? न्यूट्रॉन्स की। कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का एटम हम ले लेंगे और उसके न्यूक्लियस पर हम बेतहाशा न्यूट्रॉन्स की बौछार करेंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन की बौछार है वो क्या करेगी, यहाँ से अलग अलग पार्टिकल को सेपरेट करना शुरू कर देगी, और वो जो न्यूक्लियस है वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और वहाँ से निकलेगी ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यही सारा प्रोसेस है, इसको कायदे से देख लेते हैं। व्हेन बम्बारमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डन ऑन अ एलिमेंट्स एटम, लाइटर पार्टिकल्स सच एज अल्फा, बीटा, गामा, ये सब पार्टिकल हैं, इसके अलावा प्रोटॉन इत्यादि भी निकलते हैं, आर इमिटेड ड्यू टू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स न्यूक्लियस। यहाँ पे हम करवा क्या रहे हैं? आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ही तो करवा रहे हैं, मतलब उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कृत्रिम तरीके से। वो अपने से नहीं टूटा होता, लेकिन हमने क्या किया, उसे तोड़ने की कोशिश की। तो इसमें, इस प्रयास में जो चीज़ें निकलती हैं वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल होते हैं, इसके अलावा प्रोटॉन इत्यादि भी होते हैं। समटाइम, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप न्यूट्रॉन की बौछार करें तो न्यूक्लियस जो है वो टूट ही जाए। कभी कभी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रॉन से ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हो जाता है, और जितने भी न्यूट्रॉन इसके ऊपर गिराए जाते हैं, बम्बारमेंट की जाती है, उनको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये बन जाता है आइसोटोप। मतलब किसी एलिमेंट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पता लगा उसका एक नया ही रूप आपको देखने के लिए मिला। वहाँ से 2 न्यूक्लियस नहीं बने, 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं बने, बल्कि एक नया आइसोटोप तैयार हो गया। तो ये दुर्घटनावश हुआ एक्सपेरिमेंट है। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो असल में क्या कर रहे थे, वो न्यूक्लियर फिजन करवा के एनर्जी प्राप्त करना चाह रहे थे, और उसी प्रयास में ये एक नई चीज़ वहाँ से ईजाद हो जाती है। तो इन्हें मालूम होता है कि भाई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ आइसोटोप बनाए जा सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल नहीं। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये फिनोमिना हमने, यानी इंसानों ने शुरू करवाया था। अब आप देखें कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ गामा फोटोन। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो गामा फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, बाहर निकलती है, काफ़ी विनाशकारी होती है अगर कंट्रोल न की जाए। और न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस आफ्टर एक्सेप्टिंग अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स डाउन इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस। एक न्यूट्रॉन को इसने क्या किया, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर एक न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट किया, परिणाम ये हुआ कि उसका ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होकर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर मतलब तुलनात्मक रूप से लाइटर, जो पहले वाला हैवी था उसकी तुलना में हल्के 2 न्यूक्लियस वहाँ पे जनरेट होते हैं, और उनका जो मास है वो कंपेरेबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था उसके मास के इक्वल हो जाएगा इन दोनों का, थोड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो वहाँ मास में कमी देखी जाती है।
अब एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर दोनों ही इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसमें एक में कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है वो काम करती है, दूसरे में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का रोल होता है। मेन फैक्ट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर फिजन इज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और दिस एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सीधी बात है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑन फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम, यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो कहा गया कि फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर आप 1 ग्राम यूरेनियम, बहुत छोटी सी मात्रा है, एक चिट की मात्रा है, उसको आप लेकर उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस करवाते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी, यहाँ कंपेयर करके भी आपको बता दिया ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। तो आप अगर 20 टन TNT ले लें, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जो कि बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, और उसको फूंक दीजिए, उसके अंदर आग लगा दीजिए और वो भयंकर ब्लास्ट देखिए, तो उससे कहीं 20 गुना ज़्यादा, ठीक है, उससे कहीं 20 गुना ज़्यादा, यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। 20 टन आप TNT जो है उसको लेकर उसमें एक्सप्लोजन करवा रहे हैं, विस्फोट करवा रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा, 20 गुने की बात नहीं है, कितना ज़्यादा अधिक ये विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा, सिर्फ 1 ग्राम अमाउंट जो है उसे बताया जा रहा है। मतलब यूरेनियम से जो विस्फोट होगा वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा तुलनात्मक रूप से 20 टन TNT के। तो दोनों में से ज़्यादा नुकसानदेह कौन है? ये न्यूक्लियर जो एलिमेंट है, यानी यूरेनियम की बात हो रही है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फिजन है वो कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, और इसी के सिद्धांत पर काम करता है एटम बम, और न्यूक्लियर रिएक्टर तो काम करता ही है। तो न्यूक्लियर बम इज़ अ मोर सुटेबल नेम ऑफ एटम बम। एटम बम को ही न्यूक्लियर बम कहा जाता है। नाभिक की ऊर्जा होती है तो भाई इसे न्यूक्लियर बम कहना चाहिए। और इन सच अ डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज मेंटेन इन द फिसाइल मैटर बाई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। यहाँ जो न्यूट्रॉन है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, तेज रफ्तार में चलते हैं, और एक के बाद एक जो न्यूक्लियस है उन्हें तोड़ते फोड़ते रहते हैं, जिससे कि बेहिसाब एनर्जी रिलीज होती। एट अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय में, चूंकि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो तेज गति से अपना काम करते हैं, तो बहुत छोटे से समय में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। कितनी ज़्यादा होती है वो आपने पीछे देखा। इन एटम बम, यहाँ आप देख रहे हैं 2 सेगमेंट्स ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों ही यहाँ पे फ्यूल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इनका यूज़ करते हैं, और दीज सेगमेंट्स मास इज लेस देन देयर क्रिटिकल मास एंड आर केप्ट सेपरेटली। इन्हें अलग अलग रखा जाता है। क्रिटिकल मास इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट, यहाँ क्रिटिकल मास है क्या वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिसाइल मैटर नीडेड फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इतनी मात्रा जो है वो कम से कम एक सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो उतनी जो मात्रा, उतना जो अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। अब यहाँ आप देखें कि द क्रिटिकल मास ऑफ अ फिसाइल मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, इट्स डेंसिटी, मतलब यहाँ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें आप कई सारी प्रॉपर्टीज़ को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है, इट्स शेप, इट्स इनरिचमेंट, प्योरिटी इसकी कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा। टेम्परेचर इसका कितना है और पहले से कैसा था उस पर निर्भर करेगा। इसकी जो सराउंडिंग्स हैं उस पर भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन कुल मिलाकर होता है विनाशकारी। तो यहाँ क्रिटिकल मास की डिफिनीशन आपने देखी, प्लस ये देखा कि एटम बम में कैसे जो पूरा प्रिंसिपल है वो इसका वर्क करता है। इसके बाद इसका जो कंट्रोल्ड ग्रुप है उसको देख लेते हैं, जो कि है न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक फर्नेंस आप इसे कह सकते हैं। हालांकि फर्नेंस और रिएक्टर में फ़र्क होता है। तो इसमें ये कहा गया कि अ प्लांट इन विच सेल्फ सस्टेन्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन इज मेंटेन एट अ फिक्स रेट, एनर्जी इज ऑब्टेन। यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपनी भलाई के लिए करते हैं, अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। विनाश फैलाना मकसद नहीं होता है। तो इसे कंट्रोल रखते हैं। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ताकि आगे जो न्यूक्लियस का डिफॉर्मेशन हो रहा है वो तेज गति में ना हो। तो यहाँ ये कहा गया कि सर्वल पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते हैं, तमाम इस्तेमाल है, ऊर्जा के जितने इस्तेमाल हो सकते हैं सब कर सकते हैं। अब यहाँ जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें देखना आवश्यक है। जैसे पहला तो फ्यूल है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी जो है वो बिना फ्यूल के तो चलेगी नहीं। तो यहाँ जो फ्यूल है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और मेन पार्ट ये रिएक्टर का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें जो फिजन रिएक्शन है, ज़्यादातर यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है मॉडरेटर का। तो मॉडरेटर जो है ये रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। अभी देखा आपने कि फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो तेज़ी से आगे नाभिकों को, यानी न्यूक्लियस जो है उन्हें ब्रेक करते जा रहे थे, और चेन रिएक्शन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी रफ्तार को धीमा करना ये मॉडरेटर का काम होता है। और जो थर्मल न्यूट्रॉन है ये यहाँ आप देख रहे हैं कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं।
तो उसमें से कुछ को यहाँ धीमी रफ्तार में आगे की ओर बढ़ने दिया जाता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आगे आप देखेंगे कूलेंट को और कंट्रोल रॉड्स को। तो मॉडरेटर का काम कुल मिलाकर ये होता है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को ये धीमा करता है। हैवी वाटर इसके लिए काम आता है, यानी D2O। ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है, बेरिलियम ऑक्साइड है उसका भी प्रयोग होता है, ये सब मॉडरेटर के तौर पे काम आते हैं। हैवी वाटर जो है वो कूलेंट भी है, ठीक है, कूलेंट भी है और प्लस मॉडरेटर भी है। तो अगला हम देखेंगे कूलेंट, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए एनर्जी तो ज़्यादा निकलती ही है। तो एनर्जी निकलेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ेगा। तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है और इसके लिए वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं कूलेंट, जैसे कि एयर, वाटर, ये सब हैं। और D2O का भी यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है, ये सब काम आते हैं। इसके बाद नंबर आता है कंट्रोल रॉड का। तो रॉड जो है कंट्रोल करने के लिए उसमें डाली और बाहर निकाली जाती है, मतलब जब जो रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज़ करना होता है तो रॉड को अंदर धकेल दिया जाता है, माफ़ कीजिए, रॉड को बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब बाहर की ओर खींच लिया जाता है। और जब उसकी रेट को धीमा करना होता है, अभिक्रिया को हम चाहते हैं कि वो धीमी हो जाए, प्रोसेस धीमा हो जाए, तो उसके लिए रॉड को हम अंदर की ओर धकेल देते हैं। तो इसमें जो रॉड है वो बनती किससे है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यही इनका वर्क है। तो इसमें जो रॉड इस्तेमाल होती है कैडमियम और बोरॉन की रॉड आमतौर पे होती हैं और ये न्यूट्रॉन को सोखने का काम करती हैं। तो जब हमें जो रिएक्शन है उसकी रेट को धीमा करना होता है तो इन्हें अंदर की ओर डाल देते हैं और जब हमें तेज करना होता है तो बाहर खींच लेते हैं। ऐसे हम पूरे रिएक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा फिनोमिना है, और ये जो नोट दिया है ये आपने पीछे ये देखा कि D2O जो है ये मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन को आपने देख लिया है, फ्यूज़न को देख लीजिए, ठीक है। फ्यूज़न जो है वो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियस मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड म्यूचुअली फ्यूज्ड टू फॉर्म अ वेरी, यहाँ आप देख रहे हैं म्यूचुअली फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। यहाँ क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसमें इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर नया न्यूक्लियस बना रहे हैं तो इसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहा जाता है। द मास ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन इज लेस दैन दैट ऑफ मासेस ऑफ ओरिजिनल फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए थे और एक नया न्यूक्लियस बनाया था तो उनका अगर हम मास टोटल कर दें तो उससे जो बनने वाला न्यूक्लियस है उसका मास थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ भी मास डिके हो रहा है। मास डिके हो रहा है तो यानी वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वही एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, रेडिएशन जो है, ठीक। तो लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो सीधे सीधे आपको बताया। अब यहाँ जो फ्यूजन में होता है, जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के 3 रूप आप जानते हैं, मतलब हाइड्रोजन 1 2 3 1, यहाँ आप देखें 1H2 जो है वो हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस कहलाता है और ये आपस में फ्यूज होते हैं। यहाँ आप देखें व्हेन टू ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन हम किसको कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन को कहते हैं, 1H2 को कहते हैं। तो हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं और उसके बाद बन रहा है एक टाइट्रॉन। टाइट्रॉन जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, और ये जो है ये स्थायी नहीं होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, 2 ड्यूट्रॉन के आपस में मिलने से, आपस में फ्यूज होने से हो रहा है। तो ये सब आपने देखा। और फ्यूज़न से जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है ये आपस में जुड़ रहे हैं और टाइट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज मोर देन द एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ इक्वल मास ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का इक्वल मास लेकर आप न्यूक्लियर फ्यूजन करवाइए और यहाँ पर हो जाए फ्यूजन उतनी ही मात्रा में, तो फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ये कहने का मतलब। तो अब ये और विनाशकारी है। अब इसका भी हम 2 तरीके से इस्तेमाल देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन बम में देखते हैं और दूसरा हम सोलर एनर्जी में देखते हैं। तो पहला जो हाइड्रोजन बम है उसको देख लेते हैं। इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन बम, माफ कीजिएगा, इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन बम असल में, बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। जो हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है और उससे यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंस फ्यूजन अकर वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, अब फ्यूजन यानी एटॉमिक बम हैज़ टू बी यूज एन इग्नाइटर विद द फ्यूजन बम। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए या किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को कम से कम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, नहीं तो ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट ही नहीं होगा। जो 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, वो आपस में फ्यूज तभी होंगे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा। तो वो कंडीशन क्रिएट करने के लिए पहले आपको एटॉमिक विस्फोट वहाँ पे, मतलब जो एटम बम है उसका यूज़ करना पड़ता है। न्यूक्लियर बम जो है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन बम जो है उसका प्रयोग करना पड़ता है।
और उसका प्रयोग करके आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब जाकर हाइड्रोजन बम जो है वो उसमें इग्निशन चालू होता है, मतलब वो प्रज्वलित होता है और आगे अपना काम करता है। तो हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने के लिए, हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करवाने के लिए पहले हमें वहाँ पर जो न्यूक्लियर बम है उनका यूज़ करना पड़ता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बम जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन अ हाइड्रोजन बम इज़ अ वेल नोन प्रोसेस और यूज़ ऑफ विच कैन बी, यहाँ आप देख रहे हैं, the use of which can only be subversive. In fact, the source of immense energy of the sun is the fusion of light nuclei. जो सन के एनर्जी का सोर्स है उसमें भी कौन सा प्रोसेस जिम्मेदार होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। और इनफैक्ट जितने भी स्टार हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से वो बेहिसाब एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो सोलर एनर्जी की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं, सोलर एनर्जी है और रेडियो एक्टिविटी है। तो मेजर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज द सन, और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो सन के अंदर होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में अटैच होते हैं, हीलियम का निर्माण होता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और जो रेडिएशन एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है वो हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ वही बताया गया कि 2 न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। द एनर्जी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, ठीक है। और सन कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी, देन इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन फ्यूजन। हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड पावर, ये जितने भी आप एनर्जी के सोर्स देखते हैं ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कहलाते हैं। और आप देखते हैं कि फ्यूल सेल है या नेचुरल एनर्जी, फ्यूल सेल जो है वो क्या है? नेचुरल एनर्जी का सोर्स है। और फॉसिल फ्यूल को आप देखते हैं तो वो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एक बार उनका भंडार खत्म हो गया तो आप उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो सोलर एनर्जी के साथ भी होती है। सूर्य की अपनी एक उम्र है, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो समय अभी काफ़ी दूर है, इसलिए हम मानते हैं कि ये अक्षय है। ये जो स्रोत है ऊर्जा का, एनर्जी का जो सोर्स है वो कैसा है? ये रिन्यूएबल है, ये अक्षय है, इसका क्षरण होने वाला, इसका समापन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लंबा समय। और रेडियो एक्टिविटी को अगर आप देखें तो इसमें कोई भी एलिमेंट, अब ये सभी एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनविजिबल रेज को अपने अंदर से रिलीज करते हैं। इनके अंदर से इनविजिबल रेज जो है वो इमिट करती रहती हैं, और सच सबस्टेंसेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेज। और ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। This phenomena was discovered by Henry Becquerel. The rays emanating from radioactive substances are called radioactivity, और there are 3 type of radioactive rays. कौन कौन सी होती हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा होती हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम केमिस्ट्री में देखेंगे।